हाँ तो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर द इंडियन क्लासेस के एग्ज़ाम के मानसून में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नया लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या है? हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है परावर्तन और परावर्तन के अनुप्रयोग जैसे दर्पण पर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जानेंगे और अपवर्तन की घटनाएं कहाँ होती हैं, लेंस में, और लेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। तो आज हम लोग पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो अपवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के इसी विचलन को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन एक प्रकार का छोटी सी चीज़ है, जैसे कि जब कोई माध्यम, जैसे दो माध्यम हो गए, हवा हो सकता है, जल हो सकता है, हवा से कांच में जा सकता है, हवा से जल में जा सकता है, जल से कांच में जा सकता है, जल से हवा में जा सकता है। ये दो माध्यम का मतलब होता है कि एक हो कोई विरल माध्यम होगा, थोड़ा सा सघन, और सघन और विरल क्या होता है ये देखते हैं। जैसे सघन और एक होता है विरल, इसमें हम दो चीज़ों को यूज करेंगे, सघन और विरल। सघन का मतलब ये होता है कि जिसमें उनके अणु यानी किसी पदार्थ के अणु क्या हो, पास में हो, तो इसको सघन कहते हैं। और विरल में क्या होता है, जिसके अणु दूर दूर हो उसको हम कहते हैं विरल माध्यम। तो इसमें हम दो माध्यम यूज करेंगे, सघन और विरल। तो सघन का मतलब घना, विरल का मतलब थोड़ा उसके पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। जैसे प्रकाश का अपवर्तन मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस विचलन को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब प्रकाश का अपवर्तन हो गया। तो इसमें थोड़ा सा रूल, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो रूल होते हैं। अगर जैसे देखा जाए, मान लेते हैं ये दो माध्यमों को अलग करने का पृष्ठ है, जिसको हम लोग अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, जिसको हम लोग अपवर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। और देखिए ये क्या है, अभिलंब है। तो ये आपका मान लेते हैं विरल माध्यम, विरल, और ये क्या मान लेते हैं, सघन। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। अगर ये विचलित न होता तो सीधा ये ऐसे निकल जाता। ठीक, तो ये प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखना है आपको, एक कांच के बोतल में या किसी कांच में जो एकदम सफ़ेद पानी में किसी भी सीधे अगर रॉड को आप उसमें अंदर डालेंगे तो जो पानी के अंदर का जो पोर्शन दिखेगा तो आपको कुछ टेढ़ा दिखेगा, और टेढ़ा होता नहीं है, और टेढ़ा दिखता है, लेकिन वह प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण ऐसा होता है। मतलब जैसे ही वो मीडियम में जाएगा दूसरे मीडियम में, वो अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा।
ठीक है, तो ए हो गया है। ए इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण, और इसको बोलते हैं अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। ये हो गया आपतित प्रकाश किरण, ये हो गया अपवर्तित प्रकाश किरण। और ये देखिए आपतित किरण अभिलंब के साथ आई कोण बनाता है और अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ आर कोण बनाता है। ठीक, तो और देखिएगा ये जो ये थोड़ा सा ये बात देखिएगा ध्यान से कि ये जो आपका है थोड़ा सा ये मार्ग से विचलित हुआ, अपने मार्ग से इतना विचलित हो जाता है। इस ये जो एंगल बनाएगा, इतना जो एंगल बनेगा, इसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन होता है, विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक, अब विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। अब ये डेल्टा अगर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश का कितना विचलित हुआ है निकालना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा जैसे हमको प्रकाश का विचलन इसमें निकालना है, तो देखिएगा जैसे मान लेते हैं ए विचलन कोण आपका हो गया। अब देख पा रहे हैं कि ए वाली पूरी लाइन और ए लाइन क्या बना रहे हैं, पूरा ए वाला एंगल पूरे ए वाले एंगल के बराबर होगा। कैसे, शीशा विमुख कोण से। अगर शीशा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो मतलब यहाँ से जो एंगल आई बराबर होगा किसके, आर प्लस में डेल्टा के। अगर यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाला जाए, डेल्टा बराबर हो जाएगा आई माइनस में आर, तो ये हो गया विचलन कोण। यानी यह अपने मार्ग से इतना क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं विचलन कोण। ठीक, अगर उसको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा उसको हम क्या करते हैं, उठा के इधर लाते हैं। ठीक, उसको ना इधर लाते हैं। दिख नहीं रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, इधर लाते हैं। चलिए देखिएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका विचलन कोण। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, या क्या क्या है, इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। तो अब देखिएगा सीधी सीधी बात है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अगर वह सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। इसका मतलब जब अभिलंब से यानी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। लेकिन अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटता जाएगा। देखिए इस तरह ये दूर हट रहा है, ये तो ये जब क्या है, कहाँ से जा रहा है, सघन से। सघन से जब विरल में जा रहा है तो अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। तो सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। अगर विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम दिए। प्रथम नियम क्या होता है, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों परावर्तक पृष्ठ के अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर रहते हैं। प्रथम नियम क्या है, अगर हम नियम लिखना चाहें तो नियम क्या है, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पे होते हैं। ये आपका है प्रकाश के अपवर्तन संबंधी प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम कहता है कि किसी एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो मतलब
आपतन कोण की जाए मतलब साइन आई, बटा में अपवर्तन कोण की जाए का मतलब साइन आर का मान नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम लोग क्या मानते हैं जी, एन, साइन आर बराबर एन। अगर हम इसमें माध्यम को इसको 1 मानते हैं, इसको माध्यम 2 मानते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। इस n को क्या बोलते हैं, जहां n अपवर्तनांक है, जहां n क्या है, अपवर्तनांक है। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लें मान लें कि अगर दो माध्यम हो, अगर एक माध्यम n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटा में साइन आर बराबर हो जाएगा 1n2, दो माध्यम के लिए। अगर माध्यमों को उलट दिया जाए, यदि माध्यम बदल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, माध्यम बोलो तो साइन आर बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन आई, अब बराबर हो जाएगा 2n1। अगर इन सन्वी दोनों नियमों को आपस में गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन आई बटा में साइन आर, गुणे में हो जाएगा साइन आर बटा के साइन आई, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 1n2 गुणे 2n1। तो ये कट के पूरा इधर इधर कैंसिल हो जाएगा, तो 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर मान लेते हैं पहला माध्यम अगर एयर हो, अगर 1 की जगह एयर ले ले, 2 माध्यम वाटर ले ले, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एयर टू वाटर गुणे वाटर टू एयर बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर किसी माध्यम का ये इसमें अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक को बारे में हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, इसके लिए थोड़ा सा भी देखिएगा। अगर 3 माध्यम हो, यदि 3 माध्यम हो, यदि 3 माध्यम हो तो 3 माध्यम हो तो अगर माध्यम 3 हो तो जैसे मान लेते हैं 3 माध्यम ले लेते हैं, इधर एयर है, ये आपका क्या है वाटर है, फिर क्या मिलेगा इधर, अगर मान लेते हैं फिर क्या मिलेगा, ग्लास ले लेते हैं, ग्लास के पार्टिकल क्या होंगे और पास में होंगे, ये हो गया ग्लास। तो पहले अगर मान लेते हैं प्रकाश किरण, ये पूरा अभिलंब खींचते हैं इसको, अगर मान लेते हैं ये प्रकाश किरण क्या, तो अभिलंब के थोड़ा सा झुका, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे अभिलंब खींचेंगे, तो फिर ये अभिलंब के झुकेंगे, क्योंकि ये फिर इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, अगर वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास को देखा जाए तो इससे ये सघन है। सघन क्या कहता है, जैसे कि मान लेते हैं अगर जल और वायु और कांच अगर देखा जाए तो वायु से सघन जल है, जल से सघन क्या है, कांच है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि ये एयर से कहाँ जा रहा है, वाटर में, वाटर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में। अगर एयर से वाटर में जा रहा है तो ये भी क्या है, विरल से सघन में गया है। अब इसके रिस्पेक्ट में ग्लास और सघन है, तो ये वाटर से गया है सघन में, यानी ये विरल से गया है सघन में, तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा, झुकता जाएगा। तो पहले कहाँ गया, एयर से वाटर गया, फिर वाटर से ग्लास गया, फिर इधर क्या मिलेगा आपको, फिर एयर माध्यम मिलेगा, तो फिर एयर से क्या हो जाएगा, तो पहले क्या हो जाएगा एयर, देखिएगा ध्यान से, एयर टू वाटर, फिर एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, फिर ग्लास से कहाँ जाएगा, ग्लास से एयर में, बराबर में 1।
अगर इस तरह का हमको 3 माध्यम होगा तो हम तीनों माध्यमों को अपवर्तनांक को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो पहले एयर से कहाँ गया, एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, ग्लास से फिर आपको एयर मिलेगा। तो इस प्रकार को आपको क्या मिलेगा, ये है प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। तो देखिएगा प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना होती है इसमें प्रकाश की दो चीज़ें नहीं बदलती है। अगर कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो उस माध्यम में दो चीज़ें उसकी नहीं बदलती है, रंग और आवृत्ति। क्या नहीं बदलता, रंग और आवृत्ति। क्या बदल जाता है, उसकी चाल और उसकी तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य तो चाल पे डिपेंड है, तो चाल कम होगा तो तरंगदैर्घ्य भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी रंग और आवृत्ति नहीं बदलती, जबकि उसका प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ से हम लोगों को बात में आया था अपवर्तनांक, क्या बात है, इसको नोटेड पॉइंट करना, तो नोटेड पॉइंट नहीं तो फिर आगे चलिए। हम लोग क्या होते हैं, बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को हमने n से रिप्रेजेंट किया है। तो अपवर्तनांक है क्या चीज, अपवर्तनांक प्रकाश के मोड़ने की प्रवृत्ति को कहते हैं, कि जो धातु जितना ज़्यादा प्रकाश को मोड़ेगा वह उसका अपवर्तनांक उतना ज़्यादा होगा। अगर हम जैसे ले लें वायु ले लें, जल ले लें, कांच ले लें, तो इसमें अपवर्तनांक जो होगा वह बढ़ते क्रम में होगा। जो ये अपवर्तनांक होगा वो बढ़ते क्रम में होगा। बढ़ते क्रम में इसलिए होगा क्योंकि ये जितना सघन होगा प्रकाश उतना उस माध्यम में मुड़ता जाएगा। तो जितने माध्यम में प्रकाश की चाल कण पास पास में होंगे और जितना सघन होगा वो उसमें प्रकाश की मोड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी और उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार को हम कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है वह प्रकाश के मोड़ने की प्रवृत्ति को कहते हैं। और अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है, एक सापेक्ष होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष को मतलब ये जब तुलना किया जाएगा तो सापेक्षता को हो जाए। जैसे अगर हम जल और कांच की बात करें तो ये जो अपवर्तनांक है यह भी बताता है कि ये जो अपवर्तनांक को अगर परिभाषित करना हो तो अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक यह बताता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितना सघन है और कितना विरल है। यह कौन बताएगा, अपवर्तनांक बताएगा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितना सघन है और कितना विरल है। यह बताने का काम कौन करेगा, अपवर्तनांक। तो या इसको जनरली भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपवर्तनांक अपवर्तनांक प्रकाश मोड़ने की प्रवृत्ति को कहते हैं। प्रकाश को जो ज़्यादा मोड़ेगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। और उसी से के अनुसार इनको दो भागों में बांटा गया है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा इसको एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अगर एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, तो जिसको हम एयर के सापेक्ष लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और सापेक्ष अपवर्तनांक की तुलना की जाती है कि अगर जल और कांच की तुलना की जाए तो इसमें इसको क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जैसे कोई कह दे कि मैं तुम्हारे सापेक्ष में तुमसे बड़ा हूँ, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है, तो जब भी तुलना होगा तो वहाँ पर सापेक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक जैसे WN_G। अच्छा, जिसके सापेक्ष करते हैं इसको और जिसका करते हैं यहाँ, मतलब इसका वाटर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, ग्लास का। तो जिसके सापेक्ष रहेगा ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे और जिसका निकालेंगे उसको नीचे, जिसके सापेक्ष, यानी ऊपर जो रहेगा उसको हम सापेक्ष कहेंगे और जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको ऊपर और जिसका निकालेंगे उसको नीचे।
अगर WNG को हम लिखना हो तो हमको देखिएगा ये जो नीचे की वैल्यू होगा उसको हम क्या करेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में ऊपर लिख सकते हैं, और इसको जो ऊपर की वैल्यू है उसको एयर के रिस्पेक्ट में नीचे लिख सकते हैं। तो WNG को इस प्रकार भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है प्रकाश के अपवर्तनांक संबंधी कुछ बातें हैं। और ये ध्यान भी रखिएगा, अगर जैसे कोई माध्यम ले लें, अगर माध्यम ले लें और इस माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक किरण है, तो इसमें अगर प्रकाश जाएगी तो जाहिर से इसकी चाल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो जैसे ही चाल बदलेगी इसकी, मान लेते हैं इस माध्यम में इस प्रकाश की चाल क्या है, v है। अगर किसी भी माध्यम में उस प्रकाश की चाल को हमें ज्ञात करना है तो सीधे क्या करिए कि प्रकाश की चाल से उस माध्यम के अपवर्तनांक से भाग दे दीजिएगा जिस माध्यम में उस प्रकाश की चाल को हमें बताना है। बात समझिए, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। अगर जैसे देखिएगा किसी भी प्रकाश का अगर किसी माध्यम में उसकी चाल को बतानी है, तो मान लीजिए कोई प्रकाश जा रहा है जल में, तो अगर जल में इस प्रकाश की चाल को बताना है तो सीधे क्या करिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल में उस माध्यम से भाग करिएगा जिस माध्यम ये प्रकाश की वेग हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि n अपवर्तनांक वाले में प्रकाश जा रहा है और इसमें इसकी चाल होगी v, तो ये जो v होगा वह क्या होगा, इस प्रकाश की चाल में इस अपवर्तनांक से भाग कर देंगे तो हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल पता चल जाएगी। तो एग्जाम के रिलेटेड से आपके वीडियो बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको डीप ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम डीप जाएंगे तो वीडियो लंबा होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक नहीं मिल पाएंगी। अगर आपको एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। अभी तो नॉर्मली चीज़ें हैं और इसीलिए हल्के फुल्के हम बताते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब वीडियो लंबा होता जाएगा, समय टाइम टेकन है, आप लोगों को तैयारी भी करानी है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हुए बता रहे हैं और सब डीप नहीं जा रहे हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तनांक हम लोग पढ़ेंगे। अब प्रकाश के अपवर्तन में फिर अब क्या पढ़ना है हमको, लेंस। अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे, लेंस। अब प्रकाश की अपवर्तन की घटना कहाँ होती है, लेंस में, तो हम लोग पढ़ेंगे लेंस। देखिएगा लेंस क्या होता है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र अथवा एक समतल अथवा एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है, इसे आकृति को हम कहेंगे लेंस। जैसे समांग माध्यम जानते हैं, समांगी मिश्रण, जैसे किसी भी, जैसे दूध में पानी डाल दिया जाए तो अगर हम कहीं से भी पानी को अगर निकालें तो उसमें पानी कम बेसी कहीं नहीं लगेगा, एक समान वितरित हो जाता है। ऐसे माध्यमों को हम समांग माध्यम कहते हैं। तो इसी तरह जब एक लेंस को बनाया जाता है तो एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र और एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरी हुई आकृति से बनाया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, लेंस। और लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसको कहते हैं कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, और इसको कहते हैं कनकेव लेंस। ठीक। और देखिएगा उत्तल लेंस भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, एक देखिएगा जब दोनों का भाग उभरा होगा, इधर का भी भाग उभरा है, इधर का भी होगा, तो दोनों उत्तल है, ये वाला भी उत्तल, ये वाला भी उत्तल, इसको क्या कहेंगे, द्विक उत्तल। और एक समतल है, एक उत्तल, तो को कहेंगे समतलोत्तल। एक समतल और एक उत्तल, तो क्या कहेंगे, समतलोत्तल लेंस। अगर देखिएगा दोनों पृष्ठ, ये भी इधर से भी देखेंगे अवतल और इधर से देखेंगे तो ये उभरा हुआ, ये दबा हुआ और इधर से ये उभरा हुआ, तो अवतल, यानी ये अवतल हो गया और ये उत्तल, तो इसको कहेंगे अवतलोत्तल लेंस। तो हमको देखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल मुख्य से तीन प्रकार के, द्विक उत्तल, समतलोत्तल और अवतल उत्तल। अब अवतलोत्तल लेंस यानी अवतल लेंस, इसके तो तीन प्रकार हो गए। अब अवतल लेंस क्या होते हैं, अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। देखिएगा दोनों पृष्ठ अवतल हैं तो इसको कहेंगे द्विक अवतल, दोनों अवतल द्विक अवतल। और एक समतल, फिर दूसरा क्या है, अवतल, समतल अवतल। तो क्या होंगे, समतलाव अवतल, समतला अवतल।
इसको कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब देखिएगा इसमें देखिएगा दोनों भाग क्या है, दोनों भाग इसका क्या है, तो इसको कहेंगे कि द्विकृतल, ठीक, और उत्तल। ठीक, तो ये हो गया आपका लेंस के बारे में। लेंस आपका लेंस में, अब लेंस में क्या था, लेंस मुख्यतः एक समान परिदृश्य माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से घुरी हुई आकृति को, जो उसमें एक दो वक्र या तो दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं या तो एक पृष्ठ समतल होगा एक, अब दोनों पृष्ठ समतल नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों अगर पृष्ठ समतल हो गए तो ये आपका मिरर का काम करने लगा, क्या दोनों की जो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और जिसका ये लेंस नहीं बन पाएंगे, इसलिए हम कहेंगे या तो दोनों वक्र होंगे या तो एक समतल एक वक्र होगा, दोनों समतल नहीं हो सकता। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस में द्विकुत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल लेंस होता है, और अवतल लेंस में द्विक अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। ठीक, अब आगे चलते हैं। हाँ, तो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, लेंस पढ़ें और लेंस से संबंधित कुछ क्या कहेंगे परिभाषाएं, जैसे हम लोग दर्पण में जो जो मेन पढ़े हैं सेम सब परिभाषाएं हैं आपकी, और ये वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी। अब फोकस तल, तो पहले देखिएगा क्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी वक्रता केंद्र, यानी इसका अगर सर्कुलर खींचे तो ये सेंटर इसका कहीं इधर मिलेगा तो इसको हम C1 बोलेंगे, और इसका सर्कुलर, इस वक्र का सर्कुलर खींचेंगे तो इसका सेंटर किधर मिलेगा, इधर कहीं बीचों बीच मिलेगा तो इसको C2 ले लेंगे। यानी इस कर्व का जो मध्य बिंदु होगा वह C1 होगा, इसके लिए, इस कर्व के लिए इधर सेंटर C1 होगा और इस कर्व के लिए इसका सेंटर इधर होगा, तो इसको हम, इसका वक्रता केंद्र C1 होगा और इसको वक्रता केंद्र को C2 मानते हैं। तो इसी तरह अगर इस कर्व को देखा जाए तो इसका कर्व का, इसमें दो तरह के, दो त्रिज्याएं होंगे और दो सेंटर होंगी, क्योंकि ये दो वक्र पृष्ठों से मिला तो दोनों वक्रों का कुछ न कुछ सेंटर होगा, और उस सेंटर को हम कहेंगे वक्रता केंद्र, किसकी, लेंस की वक्रता केंद्र। तो यानी अगर इस वक्र का सर्कुलर लूप करेंगे तो इधर होगा, तो इसके लिए इसका सेंटर इधर मिलेगा, अगर इस वक्र का सर्कुलर पाथ खींचेंगे तो इसका सेंटर इधर मिलेगा, तो इसको हम C1 और C2, इसी तरह इसको हम मान लें C1 और इसको मान लें C2। ठीक, और देखिएगा ये तो हो गई वक्रता केंद्र की बात। अगर वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो वक्रता केंद्र से लेंस के वक्रों तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो ये हो गई आपकी, इसको मान लेते हैं R1 से मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, इसको भी R1 और इसको भी क्या करते हैं R2 मानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, अगर हम समतल एक मान लेते हैं समतल और एक उत्तल पृष्ठ की बात करते हैं तो इसमें केवल एक ही त्रिज्या होती है, वो होगी इस समतल पृष्ठ के लंबवत खींचे गए तल को ही क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या। और अगर इस वक्र की बात करें तो त्रिज्या ये R1 है, इसमें केवल त्रिज्या इसकी R1 होगी, और हम जानते हैं कि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसका वो वक्र 0 है तो इसीलिए इसकी समतल वक्र की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो ये हो गई बात वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो फिर बात करते हैं मुख्य अक्ष। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो इसकी मुख्य अक्ष ए हो गई और इसका मुख्य अक्ष ए हो गया। ठीक, तो बात करते हैं आगे, मुख्य अक्ष की बात होगी। ठीक, वक्रता केंद्र यानी वक्रों के पृष्ठों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र से उनके वक्रों तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र, अब बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र की। बात है प्रकाशिक केंद्र की। प्रकाशिक केंद्र, और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर इन देखिएगा ये जो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, अगर
इसका जो मुख्य अक्ष होता है, यानी जो मुख्य अक्ष होती है, उस लेंस को दो बराबर भागों में बांटने का, जितना भाग इधर एरिया होगा उतना ही भाग इधर होगा। अगर इसमें मुख्य अक्ष के, तो ये जो मुख्य अक्ष लाइन होती है दोनों यानी लेंस के दोनों भागों को बराबर बराबर भागों में भी बांटती है। अगर ये देखिएगा, अगर इन दोनों की वक्रता त्रिज्याएं, इसकी भी वक्रता त्रिज्या मान ले R1 है और इसकी मान लेते हैं R2 है, तो अगर इन दोनों की वक्रता त्रिज्या अगर बराबर होगा, R1 और R2 की वैल्यू अगर बराबर होगी, तो इसका जो केंद्र मिलेगा, ये प्रकाशीय केंद्र। अच्छा एक मिनट थोड़े से सुनिएगा, पहले इसको नहीं रहने दीजिए। ठीक, तो पहले प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं। प्रकाशिक केंद्र यानी देखिएगा, ये हो गई आपकी, इधर हो गया सेंटर C1 और इसका हो गया C2। यानी वह प्रकाश किरण जहाँ से लेंस से चलने वाली प्रकाश किरण, अगर लेंस जिस बिंदु से, यानी जिस बिंदु से किसी भी प्रकाश किरण का परावर्तन नहीं होता है, लेंस के उस बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। यानी अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई भी प्रकाश किरण आएगी, इसको बोलते हैं आपतन और इसको बोलते हैं निर्गत। यानी इसके निकलने वाली किरणें क्या होगी, उसी के डायरेक्शन में हो जाएंगी। तब इनका यानी सीधी सी बात कहते हैं कि यानी लेंस के जिस बिंदु से प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, उस बिंदु को लेंस का हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाशिक केंद्र, या उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह इसमें भी देख लेते हैं। तो ये जो होगा, यानी अगर वो मुख्य यानी लेंस के जिस बिंदु से प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, उस बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से बात करिए जो प्रकाशिक केंद्र होता है, तो मान लेते हैं अगर इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं। अगर दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो गई, तो ये जो प्रकाशिक केंद्र मिलेगा, इसके एकदम बीचों बीच भाग में मिलेगा। अगर इन दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं अगर बराबर हुई, तो ये जो प्रकाशिक केंद्र मिलेगा लेंस के बीचों बीच मिलेगा। अगर इसमें से कोई भी छोटा बड़ा होगा, तो ये किसी एक सेंटर, मतलब ये सेंटर में नहीं मिलेगा, सीधी बात की सेंटर में नहीं होगा। या तो इस वक्र के पास ज़्यादा हो सकता है, या तो इस वक्र के ज़्यादा पास हो सकता है। अगर ये बात रखिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं A है, A B है और A O है, अगर ये मध्य भाग में ये जो होता है, ये जो प्रकाशिक केंद्र होता है, तो इनकी जब ये रेशियो, अगर ये रेशियो बराबर है, यानी AO बटा में OB अगर रेशियो बराबर है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर लेंस की अगर समान मोटाई हो, जैसे AO और AB, इनके अगर दो भागों बराबर करें, तो इनकी अगर समान मोटाई की होंगी, यानी AO बराबर किसके होगा, OB की, तो इनका अगर रेशियो समान होगा, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात भी समान होगा, यानी R1 संबंधी R2 के अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं फोकस बिंदु की। प्रकाशिक केंद्र हो गया, अब बात करते हैं फोकस बिंदु की। किसकी, फोकस बिंदु की। फोकस बिंदु की ध्यान से सुनिएगा, फोकस बिंदु क्या होता है। फोकस बिंदु देखिएगा, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। तो इसमें दो फोकस होंगे, एक F1 होगा और ये F2 होगा। इसको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। इसी तरह आप इसमें भी होगा, यानी वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र की मध्य बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, यानी फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो अगर इसमें देखा जाए A,
तो आपका ये सेंटर हो गया, इधर भी बीच में F1 होगा, इधर भी इसके सेंटर C2 है, इसके बीच में क्या होगा F1 और इसके बीच में क्या होगा सेंटर के, यानी क्या है फोकस बिंदु क्या है, प्रकाशिक वक्रता यानी उस लेंस के वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के यानी मध्य बिंदु पर, यानी इस मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, प्रकाशिक फोकस बिंदु। और इसी तरह अगर मान लेते हैं इधर F1 है तो इधर भी फोकस दूरी होगी, और यहाँ फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अगर फोकस दूरी में दो चीजें हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर फोकस दूरी की बात करेंगे तो इसमें फोकस की दो तरह के होता है। लेंसों में जो फोकस होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला क्या होता है प्रथम फोकस, दूसरा होता है द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस क्या होता है कि ऐसा लेंस यानी जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। प्रथम फोकस। और दूसरी बात होता है कि अब देखिएगा ये मान लीजिए उत्तल की बात करेंगे, ये पता नहीं किरणें पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं। अब ये समांतर हो जा रही हैं तो इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर डाटेड टूल मिलाएंगे तो ये जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। अगर द्वितीय फोकस की बात करें कि तो इसी का उल्टा है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। मान लीजिए लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर और ये अभिसारी प्रकृति की है, इसको किरणों को फैला दिया, लेकिन इसको हम पीछे की ओर मिलाते हैं और जहाँ मुख्य अक्ष काटेगी उसी जगह हम इसको कहते हैं द्वितीय फोकस। और ध्यान रखिएगा द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बात देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका द्वितीय फोकस है इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। कभी भी यूज करेंगे तो हम लोग द्वितीय फोकस को ही लेंगे, प्रथम फोकस को नहीं यूज करेंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब के लिए सभी लोगों को टाटा बाय बाय।